भारत के बारे में बात करेंगे। जैसे वर्तमान में स्थिति चल रही है, अभी वर्तमान में तो इलेक्शन हो रहे हैं कई स्टेटों के अंदर। भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, एक तो G20 देशों से जो सम्मेलन हुआ भारत के अंदर, उससे भारत का बड़ा भारी मान बढ़ा है। जिस प्रकार से उनका स्वागत किया गया, बड़ा भारी मान बढ़ा है और बैलेंस रखा गया। भाई हम रूस का साथ दें या अमेरिका का साथ दें, हमें तो सबका साथ देना है। भारत जो है निष्पक्ष रहने का प्रयास करता है, क्योंकि रूस ने भी हर समय भारत की सहायता की है। चाहे वो कश्मीर की समस्या थी, चाहे यूएनओ के अंदर कोई भी वीटो का अधिकार था, और था, सब जगह भारत की सहायता की है। चाहे वो कश्मीर की समस्या थी, चाहे बांग्लादेश की समस्या थी, चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध था, सब जगह ही जो है रूस ने सहायता की। और रूस से हमें हथियारों की भी सहायता बहुत मिलती है। तो रूस को तो कभी हम बुला ही नहीं सकते। और जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका तो भाई बात सुन लो, अमेरिका तो एक व्यापारी है। वो तो चाहता है कि युद्ध और मेरे हथियार बिके, तो हमने ऐसे व्यापारी से क्या लेना देना। बाकी ये है कि भारत ने अपने ढंग से एक निष्पक्ष रूप से पहने का, जहाँ से उसको भारत का लाभ हो उस ढंग से वो सपोर्ट करते हैं। जैसे रूस से भी बना के रखी हुई है, अमेरिका से भी बना के रखी हुई है। चीन जो कि भारत का शत्रु समझ लो, या चीन की एक जो है भाई दूसरे की जगह को मतलब कब्जा करना, ये उसकी नीति है जो कि भारत के खिलाफ है। और भारत की काफ़ी ज़मीन पर उसे कब्जा किया हुआ है। तो चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए जो जहर घोलता है, आतंकवाद घोलता है, ये जो है उससे भी हमें बच के रहना पड़ेगा। परंतु ये बात मैं बता दूं आपको कि हमें पाकिस्तान का धन्यवाद देना चाहिए। पाकिस्तान रोज़ 2-4 आतंकवादी भेज देता है, इधर उधर करता रहता है, तो हम चौकन्ना रहते हैं। वो हमें मुफ्ती का चौकीदार मिला हुआ है। हम अपनी तैयारी रखते हैं, जिससे कभी भी वो अटैक हो जाए तो हम बिल्कुल तैयार रहते हैं। अगर वो इस तरह की छेड़छाड़ ना करें तो भारत के सैनिक तो ऐसे सो जाएंगे कि चाहे लाल किले पर कब्जा कर लो। तो इसलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए पाकिस्तान का कि मुफ्ती का चौकीदार मिला हुआ है, और उसका डट करके मुकाबला करना भी, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एटम बम की धमकी बहुत बार देता है। और चीन का तो मैंने पहले भी बताया था एक बार आपको, चीन की तो कुछ नहीं करना, चीन की तो सांस की नली रोक दो, अपने आप ही मर जाएगा। उसका जो व्यापार है वो बंद कर दो। जब उसकी व्यापार बंद हो जाएगा तो उसकी इंडस्ट्रियां खत्म हो जाएंगी, तो अपने आप ही ना, तो ये व्यापार ऐसे नहीं बंद होगा। क्योंकि चीन की चीज़ें सस्ती हैं, तो कैसे बंद होगा? वो ऐसे बंद होगा, भारत भी ऐसी चीज़ें बनाए चीन के मुकाबले में, जो कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का माल जाए, तभी ये बंद होगा, वरना चोरी छुपे चलता रहेगा। तो इस प्रकार से जो मैंने बातें की हैं आतंकवाद की, भारत के बारे में G20 की बात की थी। G20 में एक प्रस्ताव पास हुआ था कॉरिडोर का। कॉरिडोर का मतलब चीन ने कई देशों से संबंध बना करके एक रास्ता बनाया हुआ है, जो कि एक दूसरे से संपर्क के लिए। इसी प्रकार चीन के मुकाबले में G20 वालों ने भी एक कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा, जो भारत है, जो इसके यानी अरब कंट्रीज हैं, इंग्लैंड वगैरह, यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका तक है, चारों तरह कॉरिडोर बनाने का विचार किया है, जिससे व्यापार में वृद्धि हो। तो कॉरिडोर ये चीन के मुकाबले में बनाया गया। तो इस प्रकार कॉरिडोर का भी बड़ा महत्व है। और इसके बाद जो है हमें सबसे पहले जो है, और हमारा नया लोकसभा राज्यसभा का जो भवन है, पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट बनी। हमने पुरानी पार्लियामेंट को छोड़ करके नई पार्लियामेंट में हमने प्रवेश किया। सभी ने स्वागत किया। और सबसे पहला काम उसमें क्या हुआ? महिला सशक्तिकरण। क्योंकि महिला जो हमारे 50% की अधिकारी है, तो उनको तो भी अधिकार मिलना ही चाहिए। महिलाएं पढ़ी लिखी हों, महिलाएं आगे इलेक्शन में सब जगह आएँ। परंतु अभी प्रश्न इस चीज़ का है कि महिला सशक्तिकरण कब बढ़ेगी? महिला का सशक्तिकरण जब होगा जब वो पढ़ाई लिखाई करें, योग्यता ग्रहण करें,
इसमें कोई दो राय नहीं है, पहले से बहुत फर्क पड़ा है। तो फिर भी अभी भी ये समस्या है कि अगर कोई ये लेडी जो है MP या मिनिस्टर या कोई बन जाती है, पंचायत सरपंच बन जाती है, तो उसके घर वाले हिस्सा ज़्यादा लेते हैं, उसके घर वाले हिस्सा ज़्यादा लेते हैं। तो ऐसे भी हमें योग्य व्यक्ति को चुनाव में चुनना चाहिए। और महिला सशक्तिकरण का बड़ा भारी महत्व है। महिला को सशक्तिकरण हर विभाग में मिलना ही चाहिए उसके योग्यता के अनुसार। तो इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि महिला अपने में गुण पैदा करे, अपने में योग्यता पैदा करे, अपने में शिक्षा का प्रसार करे, अपने ट्रेनिंग ले, तो महिलाएं जो है आगे आ सकेंगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। और इस प्रकार से जो है ये अब प्रश्न क्या उठ रहा है कि एक प्रश्न बीच में और आ गया, भाई सभी चुनाव एक ही समय में हो, इसमें कई समस्याएं पैदा हो रही है। पहले भी था 1952 में, 1957 में, जितने भी चुनाव हुए सब एक ही साथ होते थे, चाहे वो विधानसभा के थे चाहे राज्य उसके थे, यानी ये लोकसभा के थे, एक साथ होते थे। पर तो बाद में जो था धीरे धीरे करके उसे क्या अड़चन आने लगी क्योंकि चुनाव में खर्चा बहुत होता है और 2 नंबर का पैसा ज़्यादा लगता है। उसमें क्या है कि महंगाई बढ़ जाती है। तो चुनाव के अंदर जो है महंगाई ना बढ़े, 2 नंबर का पैसे को रोका जाए, योग्य व्यक्ति को वोट दें जिससे कि वही व्यक्ति आगे आए जो कि योग्य है। परंतु योग्य व्यक्ति तो खड़े ही नहीं हो सकते, वो योग्य व्यक्ति इतना पैसा कहाँ से लाएंगे जो कि चुनाव लड़ सके। तो हमें चुनावों को ऐसे करना पड़ेगा कि एक तो ये पैसे से, यानी सरकार खर्चा करे चुनाव पर, जैसे जैसे ब्रिटेन की सरकार करती है और सरकारें करती हैं, कैंडिडेट का एक भी पैसा ना लगे, जो डिस्कशन है और है वो सब सरकार करवाए, और जो योग्य व्यक्ति इसको वोट दे, तो उससे क्या होगा कि जो नीचे से नीचे गरीब व्यक्ति है वो भी चुनाव लड़ सकेगा। और एक साथ चुनाव में तो कई समस्याएं हैं, उन समझ मान लो बीच में भंग होगी कोई, यानी कोई विधानसभा बंद हो गई, अब भंग हो गई तो उसका चुनाव तो करवाना पड़ेगा 6 महीने बाद, या किसी सदस्य की मृत्यु हो गई उसकी जगह चुनाव करवाना पड़ेगा। तो इसमें कई समस्या पैदा हो रही है। तो उस समस्याओं को दूर करके अगर एक साथ चुनाव हो जाए, क्या वो म्यूनिसिपल कमेटी का हो, क्या वो पंचायत का हो, तो उसमें क्या है कि हमारा खर्चा बचेगा और 2 नंबर का पैसा जो बेकार में लग रहा है उससे फिर हमारी महंगाई पर भी फर्क पड़ेगा। जितने भी महंगाई बढ़ी है वो 2 ही कारण है उसके खास। पहला कारण तो है चुनाव में अथाह खर्च होना, जब जब चुनाव हुए तब तो महंगाई बढ़ी है। और दूसरा युद्ध के कारण से, जितने युद्ध हुए उसके बाद अथाह महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें युद्ध से भी बचना है और चुनाव के खर्चे से भी बचना है। चुनाव प्रणाली को और भी दुरुस्त करना है और योग से योग्य व्यक्ति चुन करके आए, हमें ये ध्यान रखना है। और आजकल एक बात और समस्या चल रही है, वो कोचिंग सेंटर की। कोचिंग सेंटर एक्चुअल क्या है कि इसमें कोई बुराई में साफ बात क्लियर है, इसमें कोई कोचिंग सेंटर कोई हल नहीं है। बच्चे या जो अमीर लोग हैं वो कॉलेज में तो एडमिशन ले लिया और कोचिंग सेंटर में वो पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों भाई? जब आप एक क्लास के अंदर जो कि योग्य पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, अगर उसके अंदर आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा में नहीं सीख सकते, जबकि आप 40-50 बच्चे बैठे होते हैं वहाँ पर, तो आप 100 बच्चों में कैसे यानी कोचिंग सेंटर में पढ़ लोगे? वहाँ पर जवाब सवाल आप कैसे कर लोगे? तो कोचिंग एक्चुअली कोई हल नहीं है पढ़ाई का। पढ़ाई का हल है अपने शिक्षा प्रणाली के अनुसार चलें और उसके अनुसार जो है अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें। तो इस प्रकार से अगर ढंग से पढ़ाई करेंगे तो कोचिंग सेंटर में आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और कंपटीशन के एग्जाम में कंपटीशन हो गया तो कंपटीशन के लिए बोला कोचिंग सेंटर जी, अरे आप में इतनी योग्यता है, आपके कंपटीशन में इतनी बुक्स हैं, इतनी लिटरेचर है, इतना सब कुछ है, आप उसको समझते हो। कोचिंग सेंटर वाला कोई न्यारी गाइडलाइन थोड़ी दे देगा आपको। मैं कोचिंग सेंटर के मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से कोचिंग सेंटर के बारे में, कई कोचिंग सेंटर में बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो वहाँ पर जा करके उसके अपनी सेहत खराब कर लेते हैं और कुछ खराब कर लेते हैं वहाँ पर, और वो इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि कई बार तो आत्महत्या कर लेते हैं, भाई मेरा नंबर तो कहीं आया ही नहीं।
तो ये जो इसी सवाल है, चाहे वो कोटा का था, चाहे वो कहीं का भी कंपटीशन सेंटर था, तो उसके अंदर ये सवाल उठने लग गया है। तो अब हमें पढ़ाई के शिक्षा के बारे में ऐसी करनी पड़ेगी भाई, शिक्षा एक तो गुणसूत्र हो, गुणसूत्र में गुणी का मतलब यानी हमारे हाथ में हुनर पैदा हो, आर्ट पैदा हो, चाहे वो कुम्हार है, सुनार है, लोहार है, तरखान है, कोई भी है, चाहे हमारे उसमें योग्यता पैदा करो जिससे कि आप अपने हाथ का रोजगार कर सकें। शिक्षा के अंदर रोजगार, शिक्षा के अंदर यानी रोजगार नहीं बल्कि हमें स्वयं आत्म संयम बनना है, स्वावलंबी बनना है, अपना काम करना है। उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, अपना काम करने में आप अपना काम भी करेंगे, दूसरों को भी रोजी रोटी साथ में देंगे। तो इस प्रकार शिक्षा की प्रणाली को हमें एक ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि हाथ में हुनर पैदा करने वाला बनाना पड़ेगा। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जो कुछ बातें मैंने करी है, ये अपने जो कॉमन बातें हैं उनकी बातें मैंने की है, भारत के बारे में भी। तो इस प्रकार आज बस इतना ही, आगे फिर कभी सही। धन्यवाद।